एवरीवन, मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 सेकेंड? क्या बोला है? एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है? एक राउंड लगा रहा है एक सर्कुलर ट्रैक का, जिसका डायमीटर है 200 मीटर। कितने में लगाता है वो एक राउंड? 40 सेकेंड में लगा रहा है। हमको निकालना है कि डिस्टेंस कितना उसने कवर्ड किया एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब उसके 2 मिनट और 20 सेकेंड हो रहे होंगे। क्वेश्चन आया समझ में? बिल्कुल। क्या करेंगे? पहले गिवन सेक्शन और फिगर्स अगर होता है तो फिगर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि वो जो एथलीट है वो एक सर्कुलर ट्रैक पर एक राउंड करेगा जिसका डायमीटर है कितना? 200 मीटर। ठीक है। टाइम कितने टाइम में करेगा? 40 सेकेंड में। अब हम क्या करेंगे? हमारा गिवन सेक्शन लिख लेंगे। तो सर्कुलर ट्रैक कितना हो गया? 200 मीटर। रेडियस कितनी होगी सर्कुलर ट्रैक की? रेडियस हो जाएगी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, दैट इज d/2, where d is the diameter of this circular track. d is given to us, that is 200 upon 2, that is 100 मीटर। क्या हो गई आपकी रेडियस? आपने ये निकाला। टाइम कितना दिया है? 40 सेकेंड। तो बच्चों, भी ये बताओ कि जब वो एथलीट जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर राउंड कर रहा है, एक राउंड जब वो कर रहा है, इधर से गया, इधर आया, तो वो क्या कर रहा है? पूरे ट्रैक का सरकमफ्रेंस कर रहा है। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा इस ट्रैक का? आप बताओ। जब यहाँ पर इस सर्कुलर ट्रैक का आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो, उसने एक राउंड करा है तो। यस मैम। तो सरकमफ्रेंस, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों? एरिया तो सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। वेयर आर इज, जो आपने निकाला है 2, सही है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 100 इंटू पाई मीटर, दैट इज 200 पाई मीटर। क्लियर? हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया उस ट्रैक का। अब क्या करें? तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था? कि वो 40 सेकंड में 200 मीटर के डायमीटर का एक राउंड कर रहा है, ये क्वेश्चन में बोला था। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें इस 40 सेकंड में, तो वो कितना कर रहा होगा डिस्टेंस? कितने सरकमफ्रेंस के बराबर? कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। बात हो रही है क्लियर? तो बच्चों, हमने क्या कर लिया? हमें निकाला डिस्टेंस ही निकालना है ना एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो पहले हमने डिस्टेंस लिखी है उस 40 सेकेंड में, जो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर आई 200 पाई। तो यहाँ से क्या हम 1 सेकेंड की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? अगर 40 सेकेंड में इतना है तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो बच्चों, हमने क्या लिख लिया? डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज 200 अपॉन 40 और पाई। तो कितना आ गया कट के? 5 पाई मीटर आ गया। अब बच्चों, यहाँ पर हमको डिस्टेंस कब निकालनी है? जब 2 मिनट 20 सेकेंड में। ठीक है। अब इस 2 मिनट 20 सेकेंड को देखो तो ये सेकेंड तो है ही। 2 मिनट को अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 60, 120। 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 140 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 120 सेकेंड प्लस 20 तो ऑलरेडी है, तो कितने सेकेंड हो गए? ये 140 सेकेंड। हमको डिस्टेंस कवर कितने में निकालनी है? 2 मिनट 20 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 140 सेकेंड। तो हमने अभी निकाली है 1 सेकेंड में। तो डिस्टेंस कवर्ड इन
सेकंड हम निकाल सकते हैं, 1 सेकंड मालूम है तो बिल्कुल। तो बच्चों जब हमने 140 सेकंड में डिस्टेंस निकालना चाहा तो हमने क्या किया, जो हमारा 1 सेकंड में डिस्टेंस था उसमें हमने 140 का मल्टीप्लाई किया। तो जब आप इसमें 140 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होती है, 3.14 और 22/7। तो हमने लिखा 5 × 22/7 × 140, वे 7 से हमने 140 को काटा, कितना आया 20। 440 × 5 इज 2200। डिस्टेंस है तो किस में होगी, मीटर में ही होगी। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर दिस टाइम पीरियड। तो हमने क्या बोलेंगे, हम डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड और 140 सेकेंड इज 2200 मीटर। इतनी बात हुई क्लियर। अब क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट पाथ। बात आ रही समझ, पढ़ा है आपने। तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अभी। यहाँ पर जो भी कंसेप्ट था वो लिख भी दिया। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड फॉर यू ऑल्सो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है स्क्रीन पर। 2 में क्या बोला है, 2 में बोला गया है कि जोसेफ jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds, then turns around, jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speed and average velocity in jogging A part दिया है, that is from A to B and B part आपको कैलकुलेट करना है A to C। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड फ्रॉम दिस पोर्शन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑल्सो फ्रॉम दिस। और वही सेम चीज़ें हमको A to C के लिए भी निकालना है। तो पहले सिंपल क्या करना है, गिवन सेक्शन लिख लेना है। तो बच्चों यहाँ पर उसने बोला क्या है, हम गिवन सेक्शन भी लिखेंगे, हम फिगर भी बना लेते हैं समझने के लिए। इसने बोला कि एक जोसेफ नाम का व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि वो एक एंड ए से स्टार्ट होकर स्ट्रेट गए हैं, कहाँ तक, इस बी तक। और इस बी पर जिन्होंने उतनी रोड जितनी उन्होंने ट्रेवल की है दैट इज 300 मीटर। कितने में, कितने मिनट में की है या कितना टाइम में की है, टाइम ये जो है जब इन्होंने ए टू बी गए वो टाइम है 2 मिनट 30 सेकेंड। फिर क्या हुआ, फिर ये वापस आते हैं, ये मुड़े, ये वापस आए, ये वापस कहाँ तक आए, 100 मीटर तक आए, ये मान लेते हैं 100 मीटर। और इस पॉइंट का नाम दिया गया है, नाम वो दिया गया है सी। तो इतनी डिस्टेंस कितनी है, जब ये पीछे चले 100 मीटर, वहाँ पर उनको कितना पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट से उनकी मुलाकात हुई बी की। और कितने टाइम में, 1 मिनट में। इतनी बात हुई क्लियर। वो बच्चों हमने फिर यहाँ पे गिवन सेक्शन में अभी क्या लिखा, गिवन सेक्शन में लिखा कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी इज कितनी, 300 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, जब उसको ए को बी तक जाने में, ए पॉइंट से बी तक जाने में जोसेफ को, वो लगा 2 मिनट 30 सेकेंड। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पूरा सेकेंड्स में, दैट इज 2 × 120 + 30 = 150 सेकेंड। बात हुई यहाँ तक। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए से सी तक। अब देखो ए से सी तक वो गया कैसे, डिस्टेंस की बात हो रही है। पहले वो गया ए टू बी, गया कितना चला वो 300, फिर बी तक जोसेफ फिर मुड़ते हैं एंड मुड़ने के बाद सी तक पहुंचते हैं कितना, 100। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी क्या कर देंगे बच्चे, 200 मीटर लिख देंगे। 300 - 100 इज 200। नहीं, हमको लिखना है कि जोसेफ जब चले हैं, चल के बी तक पहुंचा, फिर बी से फिर सी तक आया, उसकी पूरी डिस्टेंस। तो पूरी डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी ए टू बी और बी टू सी का समेशन, दैट इज 300 + 100। कितनी आ गई,
distance covered from A to C is 300 plus 100 equal to 400 मीटर। इतनी बात हुई क्लियर। अब इसका टाइम कितना दिया गया है हमको, तो बच्चों हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया टाइम टेकन टू ट्रेवल A to C। A को B तक जाने में लगते हैं 2 मिनट 30 सेकेंड विच इज इक्वल टू 150 सेकेंड, तो हमने लिख दिया 150 प्लस B को C तक आने में कितना लगा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो प्लस कितना कर दिया 60। कितना लगेगा टाइम A to C, दैट इज 210 सेकेंड। इतनी बात हुई होगी क्लियर। अभी हमने इतना पोर्शन यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको एवरेज स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, यही दो चीजें निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, distance traveled upon time taken is the formula of average speed and average velocity का फॉर्मूला होता है total डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अभी हमारे पास अगर डिस्टेंस मालूम पड़ गई है तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। जो हमने क्या कर लिया, हमने लिख लिया फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड फ्रॉम A to B एंड A to C। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये जो एवरेज स्पीड का पार्ट है वो हो जाएगा सॉल्व। एवरेज स्पीड फ्रॉम A to B, तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, A to B की डिस्टेंस क्या हम जानते हैं, यस A to B की डिस्टेंस है 300 मीटर। तो 300 अपॉन टाइम टेकन टू ट्रेवल A to B इज 150 सेकेंड। तो A से लेके B तक की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई, 300 अपॉन 150 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। किसकी आई है, एवरेज स्पीड फ्रॉम A to B। अब किसकी निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड किसकी बची है, A to C। अब A to C की हमें डिस्टेंस पता है, बिल्कुल मैम पता है, कितनी डिस्टेंस कवर की 400 मीटर। तो 400 अपॉन टाइम टेकन कितना है बच्चों, 210 सेकेंड। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 40 को 21 से, तो ये आएगा आपका 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड फ्रॉम A to B कितनी आ गई थी, एवरेज स्पीड A to C कितनी आ गई, 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो हमने एवरेज स्पीड वाला तो पोर्शन कर लिया सॉल्व। अब हमें क्या निकालना बचा है, वेलोसिटी। ठीक है, A to B की और A to C की, अब वो निकाल लेते हैं। अब बात करने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या दिख रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हमको पहले एवरेज वेलोसिटी निकालनी है के लिए A to B के लिए जो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, यहां से यहां तक कितना हुआ है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पहले A पे था फिर B पे पहुंच गया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट कितना है, 300 मीटर। और 300 टाइम टेकन कितना लगा है, A to B इज 150 सेकेंड। तो कितना आएगा बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं किस पर, क्या निकालना है, अब एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to C। अब आपको निकालना क्या है, एवरेज फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब अगर आप A से C तक का अगर पूरा लोगे तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं। क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने वाली है, नहीं। तो A to C का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी बच्चों, अगर ये 300 है, ये 100 है, तो ये कितनी है, 200। तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी A to C की 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर, दैट इज 200। और टाइम कितना है, टाइम तो वही है 210 सेकेंड। अब हम क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हमने एवरेज स्पीड A to B की, A to C की कैलकुलेट कर ली मैम। क्या हमने एवरेज वेलोसिटी
ए टू बी की, ए टू सी की कैलकुलेट कर ली मैम। इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में जो भी हमको चाहिए था वो हमने निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 3 में क्या बोला गया है, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul's trip? क्या बोला, अब्दुल जी हैं, अब्दुल जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपने स्कूल तक गए। हम मान लेते हैं कि वो ए से चले और बी तक गए, ठीक है, अपने स्कूल जा रहे हैं। तो उनकी जो स्पीड है दैट इज 20 km/h की। डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी, स्मॉल डी। अब वो सेम रूट से वापस आ रहे हैं अपने घर तक, तो वहां पर उनको ट्रैफिक कम है बट डिस्टेंस सेम ही रहेगी। तो डिस्टेंस यहाँ पर भी क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है डी। बट जो स्पीड है उनकी वापस में वो हो जाती है, क्योंकि कम ट्रैफिक है तो वो हो गई आपकी 30 km/h की। तो अब हम क्या करें, हमने ये डायग्राम से ये समझा कि जो उनकी डिस्टेंस है फ्रॉम होम टू स्कूल इज इक्वल टू द स्कूल टू होम, दैट इज डी। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। अब हम क्या लिखते हैं, गिवन सेक्शन लिखते हैं, थोड़ी चीज़ों को लिख लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे, एवरेज स्पीड टू रीच स्कूल इज 20 km/h एंड एवरेज स्पीड ऑन हिज रिटर्न इज 30 km/h। एंड फ्रॉम द फिगर एंड फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन कंक्लूड दैट डिस्टेंस the distance travel to reach school is equal to the distance travel to reach home, और हमने लेट कर लिया दैट इज डी। ठीक है, बात हुई क्लियर। हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है हमारी दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हम उस जगह से हम टाइम निकाल सकते हैं? क्या कर लिया बच्चों, हमने लिख लिया लेट टाइम टेकन टू रीच स्कूल इज t1 विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हेयर डिस्टेंस इज d एंड स्पीड जब वो स्कूल जा रहा है तो कितनी थी, 20। ठीक, इतनी बात आई गई, हो गई समझ में, आवर यूनिट हो गई। अब सेम टाइम टेकन टू रीच होम t2 लिख लेते हैं, वो हो जाएगा आपका d/30 आवर। बात हुई यहाँ पर भी क्लियर। तो हमने टाइम टेकन निकाल लिया, स्पीड हमें पता है एंड डिस्टेंस हम जान गए। तो क्या यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, डी दैट इज डी प्लस डी टाइम टेकन टोटल। तो टोटल में कितना हो जाएगा, d/20 प्लस d/30 यही होगा। और यूनिट क्या रहेगी, km/h। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो क्या हो जाएगा, d प्लस डी इज 2d और यहाँ पर हो जाएगा d/20 प्लस d/30। दिस बिकम 2d अपॉन, यहाँ पर हो जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ पर 60 एलसीएम ले लिया। अब क्या किया आपने अब ये कर लिया, तो ये हो गया 2d/5d/60। 60 ऊपर गया, कितना बन गया 120d/5d। d से d कैंसिल, कितना आ गया 120/5। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 5 से 120 तो कितना आएगा बच्चों, 24 km/h। तो ये क्या कैलकुलेट हो गया बच्चों, ये हो गया आपका कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप।
हुई बात क्लियर? क्या किया था हमने? कुछ नहीं किया, जो गिवन था पहले वो लिखा और ये समझ लिया कि जो डिस्टेंस है वो है हमारी सेम। तो टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2d। टाइम टेकन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास स्पीड गिवन है, डिस्टेंस सेम है, तो हमने उसको उस फॉर्म में निकाल लिया। तो इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन जब हो गया सॉल्व और आपने भी कर लिया मेरे साथ साथ सॉल्व, तो अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। हर चीज़ को हमने स्टेप बाय स्टेप करके समझते हुए गए, चीज़ों को लिखते हुए गए और आपने भी लिख लिया होगा। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया ये, मतलब हैज द क्वेश्चन इज सॉल्व। द एवरेज स्पीड फॉर ऑफ दोस ट्रिप्स इज 24 किलोमीटर पर आवर। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 4 में क्या बोला है कि एक मोटर बोट है जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? कितनी दूर तक जाएगी बोट इस टाइम पर? तो हमें पता है कि जो मोटर बोट है वो रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट हुई है, उसका एक्सेलरेशन हमको दिया गया है, टाइम हमको दिया गया है, डिस्टेंस हमको निकालनी है। ये पूरे क्वेश्चन का मतलब है। जब कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो वहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी जो है कितनी मानते हैं? रेस्ट पर है, मतलब 0 होगी। तो पहले हम क्या लिखेंगे? हमारा गिवन सेक्शन इस क्वेश्चन के लिए। सेक्शन में क्या लिखा? कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन, दैट इज a 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड। Since the motor boat starting from the position of rest, therefore initial velocity of boat is denoted by u, which is 0 now. ठीक है, 0 है। अब आप मुझे ये बताओ, हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालनी है, दैट मीन्स हमको s निकालना है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर हम किस तरीके से s निकालें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारे पास गिवन में क्या है? u इज गिवन 0, a इज गिवन एंड t इज गिवन। ओके और हमारे पास हम जानते हैं जब भी हम चैप्टर जो कर रहे हैं मोशन में, वहाँ पे 3 लॉ हैं मोशन के। ठीक है, 3 इक्वेशन आती है मोशन की। कौन कौन सी? पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। इनमें से कौन सी इक्वेशन का हम यूज़ करें जिससे हम s निकालेंगे? तो बच्चों ये बताओ, पहली इक्वेशन में तो s है ही नहीं, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास s है, u है, t है, a है, एंड थर्ड इक्वेशन पे हमारे पास u a s तो है बट v और आ गया। तो क्या हमारे पास यहाँ पर v है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हम कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हैं मोशन की? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने वाले हैं। तो यहां पर लिख देंगे टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंस u इज 0 तो दिस होल टर्म बिकम 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई? हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास a भी गिवन है, t भी गिवन है, तो क्या ऐसे निकल आएगा? बिल्कुल जी निकल आएगा। अब जब आपने यहाँ पर a की वैल्यू रखी 3, t का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, 2 से 4 गया तो 4 आ गया, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 8 इज 96। तो s कितना आ गया हमारा? 96 मीटर। हम क्या बोल सकते हैं? boat travel a distance of 96 meter during the time of 8 सेकेंड। बता दिया हमने। तो जो हमें निकालना था कि कितनी दूर तक वो बोट ट्रेवल करेगी 8 सेकेंड में, वो हमने कैलकुलेट कर दिया 90। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो भी डिमांड थी वो हमने कर दी फुलफिल। मतलब ये क्वेश्चन हो गया लॉक हमारा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 5 में क्या बोला गया है कि अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brakes and the accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. And also you have to say that which of the following cars traveled farther after the brakes were applied.
सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ड्राइवर है जो एक कार को ड्राइव कर रहा है और एक दूसरा ड्राइवर है। जो पहला ड्राइवर है उसकी जो स्पीड है वो हमको गिवन है 52 किलोमीटर पर आवर, एंड उसमें बोला कि उसने बाद में फिर वो अप्लाई करा ब्रेक और उसकी जो फाइनल जो वेलोसिटी थी, फाइनल जो स्पीड थी वो फिर जीरो हो जाएगी आफ्टर द ब्रेक अप्लाइड। उसके बाद उसने बोला ब्रेक अप्लाइड करने के बाद जब कार स्टॉप होती है वो कब होती है, 5 सेकेंड के बाद होती है। फिर अनदर जो ड्राइवर है उसकी भी हमको स्पीड गिवन है, फिर वो भी कार में ब्रेक अप्लाई करता है और 10 सेकेंड में वो रुक जाता है। फिर हम इन सब चीज़ों को लेकर हमको एक ग्राफ पेपर पर दोनों ड्राइवर्स की, दोनों कार की स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है। बात हुई समझ में। फिर हमको ये बताना है कि उन दोनों में से जो ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, कौन ज़्यादा दूर तक गया है आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्या करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का गिवन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द गिवन सेक्शन। बच्चों हमारे पास गिवन में क्या है, 2 ड्राइवर हैं, 2 कार है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों के लिए लिख लेते हैं एक साथ। पहले ड्राइवर और दूसरे ड्राइवर की हमने इनिशियल स्पीड लिख ली। इनिशियल स्पीड जो है पहले ड्राइवर की वो कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड दूसरे ड्राइवर की कितनी है स्पीड, 3 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिख गया है। एंड आपको जो टाइम दिया है पहले ड्राइवर का जब उसने ब्रेक अप्लाई किया कार पे वो दिया है 5 सेकेंड, एंड दूसरे का दिया है 10 सेकेंड। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो स्पीड है वो है आपके पास किलोमीटर पर आवर में, आपको टाइम दिया है सेकंड में। तो क्या करते हैं हम, जो स्पीड है उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। अब इस कन्वर्जन में जब किलोमीटर पर आवर से हम जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको ये कैसे पूछोगे कि मैम ये 5/18 कहाँ से आया, तो बच्चों किलोमीटर है तो 1000 किलोमीटर, आवर है सेकंड 3600, अब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाता है 5/18। बात हुई क्लियर। तो जब भी हम किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन चीज़ में, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 52 × 5/18 कर लेते हैं। दोनों ही स्पीड्स जो है फर्स्ट और सेकंड ड्राइवर की जो ड्राइव कर रहे हैं कार ए और कार बी, उनकी जो स्पीड है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। तो 52 का हमने मल्टीप्लाई किया 5/18 से, इट विल गिव द आंसर दैट इज 14.45 यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। सेम फॉर सेकंड ड्राइवर, if you are going to multiply 5/18 with the 3 then you will get the answer 0.83 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या करा, जो इनिशियल स्पीड थी उनको हमने कन्वर्ट कर लिया अपना मीटर पर सेकंड में। अब हमारे पास क्या बोला उसके बाद कि इस स्पीड जो चल रहा था तो उसने ब्रेक अप्लाई किया है। जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा एक यूनिफॉर्मली तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी जो फाइनल स्पीड है या फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। इतनी बात होनी चाहिए क्लियर। ये फाइनल स्पीड ऑफ दिस, इसको हमने माना हुआ है ना, फर्स्ट ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है कार वो कार ए है, तो कार ए की जो फाइनल स्पीड है वो हमने लिख दी v = 0 बिकॉज ब्रेक अप्लाइड हो चुके हैं। अभी यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई है कि अनदर जब कार जो ड्राइव कर रहा था उसने भी ब्रेक्स अप्लाई की हैं, तो यहाँ पर भी जो हमारी फाइनल स्पीड होगी v वो 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। तो v = 0 हो गया। आपके पास यहाँ पर भी वो सेम कंडीशन थी। एंड यहाँ पर जो टाइम आपको गिवन है वो है आपके लिए t = 5 सेकेंड, और यहाँ पर आपको जो टाइम गिवन है दैट इज t = 10 सेकेंड। तो टाइम हमको गिवन है। अब उसने बोला है कि इन दोनों ही सेकेंड एंड फर्स्ट जो ड्राइवर हैं जो कार ए एंड कार बी ड्राइव कर रहे हैं उनको हमें सेम ग्राफ पेपर पर उनकी स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, आपका जो एक्स एक्सिस है उसको आप टाइम में लेंगे और जो वाई एक्सिस है उसको आप स्पीड में लेंगे, क्योंकि ग्राफ किस में है, स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। बात हुई क्लियर। अब मैंने वो ग्राफ जो है बना कर रखा है, आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं ग्राफ। तो बच्चों यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ में ही जो एक्स एक्सिस है ये हमारी सेकंड में है दैट इज टाइम, एंड जो वाई एक्सिस है वो हमारी स्पीड है जो कि हमारी मीटर पर सेकंड में है।
अब अगर बात करें सिर्फ कार ए की या फिर फर्स्ट ड्राइवर की, तो फर्स्ट ड्राइवर की कार ए की बात करेंगे तो इसकी जो फाइनल स्पीड है वो कितनी है, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल कितनी है 14.45। तो हमने इनिशियल स्पीड को यहाँ लोकेट किया क्योंकि ये स्पीड का है, तो ये 14.4 हो गया, एंड फाइनल क्या है 0, तो वो तो यही रहेगा सेंटर पे। एंड टाइम कितना है जब इसका ये चल रहा था, तो ये है आपका 5 सेकेंड। 5 सेकेंड कब हुआ है, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी जो फाइनल स्पीड थी वो 0 हो गई और कार रुक गई, यही था। तो यहाँ पर इसी 0 एक्सिस पे आपका जो 5 है वो रहा, तो इन दोनों को हमने मिलाया तो ये हमको किसका ग्राफ मिला, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ मिला फॉर द कार ए। इतनी बात हुई क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं कार बी की तरफ, दूसरे ड्राइवर की तरफ। दूसरे ड्राइवर की जो आपकी इनिशियल स्पीड है वो आई आपकी 0.83 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ कहीं लोकेट कर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में मैंने यही लिख दिया है। एंड टाइम इसका क्या है 10 सेकेंड, कब हुआ स्टॉप से 10 सेकेंड ब्रेक अप्लाई करने के बाद, तो 10 यहाँ लोकेट किया। फाइनल स्पीड तो 0 ही है बिकॉज ब्रेक अप्लाई किए गए हैं, तो हमने इसको एंड इसको हमने क्या करा, मिला दिया। तो ये आपका किसका ग्राफ मिला है, आपको स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ मिला है फॉर द कार बी, और यू कैन से सेकेंड ड्राइवर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कार बी, यहाँ पर लिख दिया कार ए। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसके ग्राफ प्लॉट करने के बाद कि कितनी दूर तक इन दोनों में से कार ट्रेवल की। दूर तक मतलब डिस्टेंस बतानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों की। ठीक है, तो अगर हम ट्रेंगल देखें, देखो ये जो कार ए का है तो कार ए का ये ट्रेंगल बन रहा है, अभी हम बात से किसकी कर रहे हैं, कार ए की कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल में जब हमको डिस्टेंस निकालनी होती है तो क्या करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट करते हैं। इतना पता है सबको, सबने पढ़ा है मैथमेटिक्स में। क्या आएगा कि मैम ने बताया कि जब डिस्टेंस निकालेंगे इसमें तो क्या करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। अब आप कहोगे कि मैम ये जो डिस्टेंस है ये तो एरिया हो गया ट्रायंगल का, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो इस कार ए का जो स्लोप है वही क्या होगा, इसके डिस्टेंस से आपको यही कैलकुलेट करना है, यही पोर्शन कैलकुलेट करना है कि इसने कितने दूर तक ट्रेवल किया है, इतने टाइम और इतनी स्पीड में। ठीक है, क्योंकि फाइनल स्पीड तो 0 थी इसकी। तो ये जब निकालना है तो ये पूरा क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये जब निकालना है तो क्या हो गया, डिस्टेंस कैसे कवर होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और यू कैन से एरिया अंडर स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अब हम नाम दे देते हैं, हमने नाम दे दिया सेंटर का ओ, तो ओ ए बी का जो भी आप एरिया निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी अंडर द स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर कार ए, दैट इज फर्स्ट ड्राइवर। तो फर्स्ट ड्राइवर का अगर एरिया की बात कर रहे हैं ट्रायंगल, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस की बात करें इस ट्रायंगल की तो क्या है, इसका बेस ओ बी है, तो बेस की जगह पे क्या लिख दिया, ओ बी लिख दिया। ओ ए क्या है, हाइट है, तो ओ ए इसकी हाइट लिख दी। ठीक है, अब आपके पास ओ बी इज गिवन, ओ ए इज ऑल्सो गिवन। क्या करना है, सिर्फ पुट करना है, आंसर निकालना है। अब देखिए ध्यान से, क्या करा, सिर्फ वैल्यूज रखी, ओ बी की जगह 5, ठीक है, एंड ओ ए की जगह 14.4 जो कि क्या था, मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आई थी, स्पीड आई थी कार ए की, फर्स्ट ड्राइवर की, हमने रख दी। जब आप देखोगे तो ये 2 से 14.4 चला जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से 7.2 टू 5 इंटू 5 करोगे, देन यू विल गेट द आंसर, दैट इज 36 यूनिट क्या हो जाएगी डिस्टेंस की, मीटर। बात हुई क्लियर। तो ये हमने किसका ट्रायंगल की कैलकुलेट किया है, डिस्टेंस कार ए का, फर्स्ट ड्राइवर का, बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ दिस ट्रायंगल दैट इज ओ ए बी। अब बात हो गई कार ए की, हमारे पास डिस्टेंस आ गई। अब क्या करना है, कार बी की निकालनी है। तभी तो मालूम पड़ेगा ना कौन ज़्यादा फार्दर ट्रेवल कर रहा है आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो अब हम बात करेंगे कार बी की। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो कार बी है इसका ट्रायंगल मैंने रेड से मार्क कर रहा है, तो ये आपको दिख रहा है, ये जो रेड से है पूरा, ये आपका क्या हो जाएगा, किसका है, ये कार बी के लिए जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास। तो इसके डिस्टेंस निकालते हैं, सेम इस तरीके का ही लॉजिक होगा, तो चलिए निकालते हैं।
बच्चों हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दी दैट इज सेकंड ड्राइवर के लिए इन क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ओ सी डी देखेंगे। इसके लिए जो बेस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओ से डी तक का, तो हमने कर दिया ओ डी, और हाइट कितनी हो जाएगी ओ से लेके सी तक की, हमने कर दिया ओ सी। हमारे पास इसका बेस कितना है यहाँ तक का 10 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ डी की जगह पर 10, ओ सी की जगह पर 0.83, तो चलिए रख देते हैं। तो बच्चों जब हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दी, हमने क्या किया, हाफ 10 इंटू 0.83, 2 5 जा चला गया आपका 10। अब 0.83 इंटू 5 करेंगे तो आपका आएगा 4.15 मीटर। डिस्टेंस किसमें होती है, मीटर में। अब क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो कार ए कहाँ तक ट्रेवल की, 36 मीटर तक। ये कहाँ तक ट्रेवल की, 4.15 मीटर तक। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कार ए ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड देन कार बी। तो आंसर हो गया सॉल्व। कार ए ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड देन कार बी। कार बी से ज़्यादा ट्रेवल करा है उसने, 36 मीटर तक गया उसका डिस्टेंस, इसका 4.15। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन हो गया एकदम सॉल्व। तो अब आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। तो चलिए बढ़ जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 6 में क्या बोला है कि फिगर 8.11 shows the distance time graph of 3 objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. The first question is, which of the following 3 is traveling the fastest? कौन इन तीनों में सबसे तेज जा रहा है? And B का जो क्वेश्चन है वो है, are all 3 ever at the same point on the road? C है आपका, how far has C traveled when B passes A? D है आपका, how far has B traveled by the time it passes C? ये है सारे क्वेश्चंस। पहले क्या करेंगे, हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट में जो पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, उसी को ही देखेंगे। तेजी से जा रहा है मतलब स्पीड की बात की जाती है। स्पीड क्या होता है, हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सभी जानते हैं। और यहाँ पर जो ग्राफ भी है वो भी हमारा स्पीड एंड टाइम के बीच में दिया है, हमको दिया है दैट इज डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में दिया है। एंड डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस हमको दी गई है किलोमीटर में, टाइम दिया गया है हमको आवर में। हमारे क्वेश्चन में कि कौन तेजी से जा रहा है मतलब स्पीड, किलोमीटर पर आवर में बात की गई है। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर की बात की गई है, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड हमको ज़्यादा चाहिए, फास्ट चाहिए, मतलब डिस्टेंस वो ज़्यादा ट्रेवल करे, टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये 0 आवर में ये कितना चला गया है, 12 किलोमीटर तक चला गया, कौन, बी। अब दूसरे पे जाइए तो यहाँ पर कुछ होगा, 0 और 4 के बीच में जब वो रहा तब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है आपकी, कुछ 8 और 12 के बीच, मतलब 12 तो नहीं की, 12 किसने की है, बी ने की है। और कितने टाइम में, 0 आवर में दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर बी ने ज़्यादा ट्रेवल किया है इन लेस टाइम, तो मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से जा रहा होगा। और कैसे बता सकते हो इसको, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसी का ही स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो डिस्टेंस हमारा है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, टाइम जो है हमारा एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। स्लोप क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। तो जिसका ज़्यादा बड़ा स्लोप, जो जितना स्टीप, उसी की स्पीड जो है फास्टेस्ट हो जाएगी। बात हुई क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये जो बी का ग्राफ है जो देख रहे हो ना, बी का ये ज़्यादा स्टीप है एज कंपेयर टू ए एंड सी। तो बी हमारा ज़्यादा तेजी से जा रहा है। बात हो रही है क्लियर। बाय सीइंग द ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट बी ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम, or you can say slope of B is more steep and greatest as compared to A and C. Therefore you can say that B is traveled fastest than A and C. बात हो गई क्लियर। मतलब A पार्ट हमने कर लिया इसका सॉल्व। अब चलेंगे हम अपने इसके B पार्ट पर। अब ध्यान से दिख रहा होगा B पार्ट। B पार्ट में क्या बोला है कि आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। मतलब ये जो 3 हैं ये तीनों कभी भी एक पॉइंट पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो आप देखो ध्यान से कि ये जो लाइन है, अगर एक ही बात करें तो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो मतलब इस तरीके से जा रहे हैं।
ठीक है, ये कभी भी एक जगह पर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एंड फिर आप अगर ए एंड बी को भी देखोगे तो वो भी इस तरीके से, एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ, वो भी नहीं, बी एंड सी भी नहीं एंड ए एंड बी भी नहीं। मतलब ये तीनों ही कभी भी एक पॉइंट पर नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे हम? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये कभी भी एक पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर at any point, therefore we can say that, क्या लिख दिया? हमने लिख दिया lines, since the line do not intersect each other at any point, or you can say at any single point, therefore all the 3 points never at the same point on the road, तो वो कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने ए पार्ट एंड बी पार्ट तो कर लिया सॉल्व, अब चलेंगे सी पार्ट पे। तो सी पार्ट को बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि वो ये दोनों बहुत सिंपल थे, बट सी एंड डी उतने सिंपल नहीं है, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसका सी पार्ट। तो बच्चों सी पार्ट में क्या बोला है कि हाउ फार हैज़ सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ने ए को पास किया तब सी कितना दूर था, ये क्वेश्चन है। तो पहले देख लेते हैं ग्राफ में। ग्राफ में ये रहा ए, ये रहा बी। तो जब क्या किया? जब बी ने ए को क्रॉस किया तब सी कितना दूर है, यही क्वेश्चन है। तो जब बी ने ए को क्रॉस किया इस पॉइंट पर, तब सी कहां पर है? सी हमारा यहां पर है, दिख रहा है? कहां पर है? इस 8 पर है। ठीक, यही है, बात हुई क्लियर? तो अब हमको यही इसको लिखना है, बताना है। तो हमको सी की दूरी निकालनी है ना, तो इसकी भी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी इसकी डिस्टेंस आ जाएगी सी की। तो चलिए करते कैसे हैं वो देखते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखो तो अगर इतने यहाँ पे जब प्लॉटिंग की गई है डिस्टेंस की, तो 0, 4, 8, 12, टाइम कितना है? 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6। अब इस 4 और 0 के बीच में जो कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं, काउंट करते हैं कितने ब्लॉक्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने ब्लॉक्स हैं इतनी डिस्टेंस में? 7। ठीक है, 0 से 4। और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, 8 और 4 में से जाएगा तो 4, तो मतलब यहाँ पर भी 7 रहेंगे, यहाँ पर भी 7 ब्लॉक्स होंगे। ठीक, graph there are 7 unit areas of the graph between 0 to 4 on the y-axis। इन 0 to 4 में 7 यूनिट एरियाज है। ठीक, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर है 7 यूनिट में। समझिए बात, 7 यूनिट में कितना है? यहाँ पर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इतनी बात हुई। तो 1 यूनिट में कितनी हो जाएगी बच्चों? 4/7 किलोमीटर। और आप इसको अगर डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा? 0.57 किलोमीटर। मतलब हर एक स्मॉल यूनिट में जब ट्रैवल हो रहा है, कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल होगा? इतना कितना है ये? 0.57 किलोमीटर है। 0.57, 0.57, 0.57, 0.57, 0.57, 0.57, 0.57। तो जब ये 4 तक पहुंचा होगा, 4 किलोमीटर तक, उसने कितना सारा ट्रैवल किया है? 0.57 हर एक यूनिट में ट्रैवल करके किया है। इतनी बात हुई क्लियर? तो जब 7 यूनिट में 4 किलोमीटर ट्रैवल करा तो उसने एक यूनिट में करा 0.57 किलोमीटर। बात हो गई क्लियर मैम? अगर सी की डिस्टेंस निकालनी हो, सी की अगर इनिशियल डिस्टेंस देखोगे, इनिशियल पॉइंट देखोगे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सी का जो इनिशियल पॉइंट है वो आपका स्टार्ट हो रहा है कुछ यहाँ से। ठीक, जब यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसमें कितने यूनिट्स है? 1, 2, 3, 4। ठीक, अब अगर एक में 0.57 है तो 4 में कितने हो जाएंगे? 4 × 0.57 हो जाएंगे। तो मतलब हम इसका इनिशियल डिस्टेंस निकालेंगे सी की फ्रॉम द ओरिजिन। बात हुई क्लियर? तो क्या लिखे हम? ऑफ द ऑब्जेक्ट सी इज 4 ग्राफ यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन ओ। ठीक, एंड इट्स इनिशियल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देयरफॉर फ्रॉम द ओरिजिन इज, एक में कितना है? 0.57। तो 4 ग्राफ यूनिट में कितना हो जाएगा? 4 × 0.57। वही हमने लिख दिया। आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कराए तो 7 4 जा 28, 8 आया, कैरी गई 2, 5 4 जा 20, 22 हो गया। डेसिमल कहाँ लगेगा? 2 के बाद, तो 2.28 किलोमीटर आ गई उसकी इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सी
फ्रॉम द ओरिजिन हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? फाइनल डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फाइनल डिस्टेंस की तरफ। तो बच्चों बात किसी करने जा रहे थे? फाइनल डिस्टेंस की। फाइनल डिस्टेंस की बात करें तो फाइनल डिस्टेंस में कौन सी चाहिए? जब बी ने ए को क्रॉस किया तब जो उसकी डिस्टेंस होगी वही उसकी क्या होगी? फाइनल डिस्टेंस होगी। तो फाइनल डिस्टेंस कितनी है? हमने जो लोकेट करी है 8 किलोमीटर। बात हुई, इसको लिख देते हैं। अब देखिए क्या लिखा, फाइनल डिस्टेंस कौन सी है? जब बी ने पास किया ए को तब जो डिस्टेंस है सी की, दैट इज द फाइनल डिस्टेंस। ठीक है, तो वो कितनी है आपके लिए? 8 किलोमीटर। ठीक, ट्रेवल्ड बाय सी व्हेन बी पासेस ए इज फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। कितनी है फाइनल? 8 माइनस कितनी करनी है हमको? 2.28 जो उसकी इनिशियल है। कितनी आएगी बच्चों? किसकी आ गई टोटल डिस्टेंस? ट्रेवल्ड बाय सी हमने निकाल लिया। बात हो गई क्लियर। हमने क्या किया? पहले फाइनल देख लिया था 8 किलोमीटर। कहाँ से चालू हुआ है वो पॉइंट निकाला और फिर उसकी डिस्टेंस हमने निकाल ली जब बी ने ए को पास किया, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? सी पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। बात हो गई क्लियर। अब किस पे बढ़ेंगे हम? डी पार्ट की तरफ। तो बच्चों डी पार्ट में क्या बोला है? डी पार्ट में बोला है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल, बी ने कितना दूर तक ट्रेवल किया है बाय द टाइम इट पासेस सी, कितना दूर तक चलकर आई जब उसने सी को पास किया। ये हमको बताना, जैसे हमने सी पार्ट किया था सेम। पहले इसका फाइनल इनिशियल दोनों देख लेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी की बात करें तो बी की तो जो डिस्टेंस स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 0 से। इतनी बात हो रही है क्लियर। इसका मतलब जो इसका इनिशियल है वो कितना है? 0 है। फाइनल हम निकाल लेंगे तो फाइनल माइनस 0 करी, फाइनल माइनस 0 होगा तो इनिशियल हमारा 0 है। तो बात करते हैं बी को, देखते हैं अब इसमें। जब बी ने सी को क्रॉस किया, तो जब ये जा रहा है बी, इसने सी को कब क्रॉस किया है? इस पॉइंट पर। यहाँ तक कितनी ग्राफ यूनिट है? ये तो कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर कहीं उसने क्रॉस कर रहा है, तो कितनी है? 9 ग्राफ यूनिट्स है। जब बी ने सी को क्रॉस की, अब क्या निकालना है? कितनी दूरी है, कितना दूर तक ट्रेवल किया है, डिस्टेंस निकालनी है। तो इसकी इनिशियल तो कितनी है? 0 ही है। फाइनल कितनी है? वो मेन है। फाइनल निकालने के लिए क्या है? जो हमने सी पार्ट में करा था कि अगर कितनी थी एक ग्राफ यूनिट्स में? 0.57 किलोमीटर। तो 9 ग्राफ यूनिट्स में कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। बाय बी व्हेन इट पासेस सी इज इक्वल टू द 9 ग्राफ यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो 1 यूनिट की डिस्टेंस है हमारे पास 0.57 किलोमीटर। तो 9 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 0.57 किलोमीटर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 जो 63, तो आपका टोटल आ जाएगा 5.13 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। अब ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, इनिशियल क्या था इस बी का? 0 है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5.13 माइनस 0 कितनी हो जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 5.13 किलोमीटर। तो क्या हमने इसकी भी निकाल लिया डिस्टेंस? बिल्कुल निकाल लिया। सिर्फ क्या रोल हमको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है जो हमने सी पोर्शन में किया था, कि हमको ये पता होना चाहिए कि 0 से 4 हमारे पास 7 ग्राफ यूनिट है एंड एक ग्राफ यूनिट की इतनी है, इतनी आ जाएंगे किलोमीटर। ये हमको पता होना चाहिए। 7 ग्राफ यूनिट्स की 4 किलोमीटर है, तो 1 ग्राफ यूनिट की हमने निकाली 4/7 विच इज 0.57। उसी 0.57 को लेके हमारे दोनों पोर्शन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ हमको क्या पता होना चाहिए? उनका फाइनल पॉइंट और उनका इनिशियल पॉइंट, क्योंकि हमारा जो वाई एक्सिस है, जो उनका फाइनल पॉइंट है, उनकी फाइनल डिस्टेंस है, और जो उनका इनिशियल पॉइंट है दैट इज योर द इनिशियल डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने अपने सी और डी पोर्शन को सॉल्व कर लिया। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया पूरा ही सॉल्व। इसका मतलब दिमाग में हो गया स्टोर और कंसेप्ट हो गया एकदम क्लियर, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को ग्राफ के अकॉर्डिंग समझने का कोशिश भी किया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 7 में बोला है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर
if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, so change in velocity is what? Acceleration. That means ये जो वैल्यू है ये एक्सेलरेशन की है। फिर पूछा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर। फिर पूछा गया है आफ्टर व्हाट टाइम ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर। तो हमारे पास है एक हाइट और आपको बताया गया है एक्सेलरेशन दिया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हमें गिवन है। अब ये बताओ कोई भी चीज़ को अगर हम ड्रॉप करते हैं एक सर्टेन हाइट से, तो पहले वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका पोजीशन किस पर होता है? रेस्ट पोजीशन पर। आप सबको पता है कि रेस्ट पोजीशन पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या होती है? 0 होती है। तो क्या हम उसको यहाँ लिख सकते हैं? बिल्कुल, जो है वो 0 पर है, क्योंकि वो जो स्टार्ट हुआ है, बिगन हुआ है, वो हमारा पोजीशन ऑफ रेस्ट से हुआ है। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। एक्सेलरेशन इज गिवन, बॉल जो ड्रॉप टू बी सर्टेन हाइट से, तो डिस्टेंस हमको दी गई है एज 20 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी एंड द टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोशन में 3 इक्वेशंस होती हैं। एक होती है आपकी पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है आपके पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपको पहले क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी, जहाँ पर s हो, u हो और a हो। तो कौन सी हो जाएगी? थर्ड। तो हमने ये लिख दिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर u जो है 0 है, a की वैल्यू गिवन है, s गिवन है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि u जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे v स्क्वायर, दैट इज a की वैल्यू है 10 एंड s है 20, तो आपका v जो आएगा वो आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो x का आंसर आपको मिल गया कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। इतना हो गया सॉल्व्ड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिख रहा है? टाइम निकालना है, जिस टाइम से आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम फिर से वो रिकॉल कर लेंगे हमारी जो 3 इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर v मालूम पड़ गया, u गिवन है, आपको t निकालना है, ठीक है, a गिवन है। तो किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं? तो वो आप निकालेंगे हाँ उसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर आपका फाइनल वेलोसिटी का भी यूज हो जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। v क्या आया हमारा 20, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और a क्या है हमारा 10। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा बच्चों? 20 अपॉन 10 दैट इज 2 सेकेंड। तो कितने आफ्टर व्हाट टाइम पूछा था? तो हम बोल सकते हैं द बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर द टाइम 2 सेकेंड। बात हुई क्लियर? तो हमने दोनों पोर्शन निकाल लिए। इस टाइम के बाद ये स्ट्राइक कर जाएगा, 2 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड पर स्ट्राइक कर जाएगा, और किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड पर। तो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन हो गया आपका पैक, ये क्वेश्चन हो गया लॉग। तो हम क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द कार इज शोन इन दिस फिगर, एंड 2 पार्ट दिए। पहला पार्ट में बोला है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में वो कितनी दूर तक ट्रेवल कर पाती है, और ये बोला है कि उस एरिया को हमें शेड करना है ग्राफ में, जो रिप्रेजेंट क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, बात हुई क्लियर? दूसरे पार्ट में बोला है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन में हमको यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है? तो पहले हम कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे? ए पार्ट सॉल्व करेंगे। तो कर लेते हैं। अब अगर ए पार्ट की बात करें तो उसने बोला पहले 4 सेकेंड, तो ये रहे टाइम यहाँ पर है, ये स्पीड है। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में हम उस ग्राफ को क्या करना है? शेड करना है। तो इसकी हाइट तक जाएंगे आप। हमने क्या करा? शेड कर दिया इस ग्राफ को फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए। अब जो हमने शेड करा है ग्राफ, वो हमें क्या शो करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज फर्स्ट 4 सेकेंड में। अब इसके डिस्टेंस की बात करें तो आप देखोगे कि ये क्या होगा? इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? present the distance traveled by the car which can be calculated by half
बेस इंटू हाइट। यहाँ पर इस रीजन की बात करें तो इसका बेस कितना है 4, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे हाफ इंटू 4, किस में है सेकंड में है, और ये कितना है इसकी हाइट मैंने यहाँ पर करी हुई है दैट इज 6। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, कितना आएगा बच्चों 12। 12 क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, इंटू सेकेंड इज मीटर, और डिस्टेंस भी किस में होती है मीटर में। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो कार ने कितना ट्रेवल किया है, तो कार ट्रेवल 12 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने पहले पार्ट को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया है, तो ये हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे द कार ट्रेवल 12 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। बात हो गई क्लियर। अब चलेंगे इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में बोला है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो आप, तो अगर 6 सेकंड पर ध्यान दीजिए, तो 6 सेकंड के अगर अलाउंग आप देखेंगे, इसके बाद से अगर आप देखो तो इस जो स्पीड है वो क्या है कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट दिख रही है, देखिए बिल्कुल कोई भी चेंज दिख रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब आफ्टर द 6 सेकंड, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई है आपकी यूनिफॉर्म हो गई है, चेंज नहीं हो रही है, एक यूनिफॉर्म मोशन में वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इसको लिखोगे क्या, the car does not change from the point that is time equal to 6 second to टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड तक कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस ड्यूरेशन में बिटवीन द 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड देयर इज नो चेंज इन स्पीड, हैंस वी कंक्लूड दैट फॉर दिस पोर्शन कार इज सेड टू बी इन द यूनिफॉर्म मोशन। किस पोर्शन के लिए 6 सेकेंड से 10 सेकेंड के लिए क्या है आपका यूनिफॉर्म मोशन में कार ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब क्या कर लिया हमने, ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया, बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं लॉक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 9 में क्या बोला गया है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज, ठीक है। तो पहली आपको सिचुएशन कौन सी पॉसिबल है ये बताना है, तो हम पहली सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो और क्या हो उसका जीरो वेलोसिटी हो, पहला ये है। दूसरा क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सीलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एंड सी है आपका एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बात हुई। अब यहाँ पर हम क्या करें, एक एक बात कर लेते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो और जीरो वेलोसिटी हो। तो ऐसी कंडीशन तब पॉसिबल होगी हमारे लिए जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करें, थ्रोन अप करें। थ्रोन अप एक्सीलरेशन तक हो जाएगा और एक सर्टेन हाइट अचीव करेगा। कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर। एंड जब आप उसको थ्रोन अप साइड करोगे तो जो वेलोसिटी रहेगी वो आपकी क्या रहती है, जीरो रहती है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो बच्चों जो अभी हमने बोला कि हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे हवा में, तो देखो मैं इसको अगर ऊपर तक लेके जाऊं, हवा में फेंक रही हूँ, तो एक ये किससे जाएगी, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जाएगी उस हवा में। क्यों कांस्टेंट एक्सीलरेशन कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका लगता ही है, ठीक है, जो कि हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है। एंड जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो एक सर्टेन हाइट पर आके कुछ मोमेंट के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, फिर वो वापस आती है, यही होता है। तो यही वो कंडीशन है, क्योंकि जब वो यहाँ पर एक सर्टेन पॉइंट पर आके जब वो वेलोसिटी ज़ीरो होती है, जब वो एक सर्टेन हाइट तक पहुँचकर, तब भी वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लग ही रहा होता है, जो कि आपका कांस्टेंट रहता है। तो क्या यही कंडीशन होगी इस केस के लिए, बिल्कुल होगी। तो हमने क्या लिख दिया, इट इज़ अ पॉसिबल सिचुएशन। हमें क्या बताना है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप इन द एयर।
हवा में फेंका, हैज़ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्यों है? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर लग रहा है। एंड हाउएवर इट रीचेस टू अ सर्टेन हाइट तक पहुंचकर जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड वो फिर वापस भी आएगा, तो उसके पास जो है एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक्सीलरेशन कौन सा होने वाला है? ड्यू टू ग्रेविटी होने वाला है। तो मतलब हमने ए पार्ट को समझ लिया, एग्जाम्पल भी लिख लिया, तो ए पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम क्या करें? बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों बी पार्ट में क्या बोला गया है? बी पार्ट में बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और उसके पास एक्सीलरेशन है बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में तो बच्चों यहाँ पर तो ये जो लिखा ही है उसी से मालूम पड़ गया कि इम्पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि अगर एक्सीलरेशन उसके पास है मतलब वो इंक्रीज या डिक्रीज कुछ हो रहा होगा। अगर वो, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब स्पीड में जब इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा तभी तो आपका एक्सीलरेशन होगा। अगर स्पीड ही कांस्टेंट है मतलब वो चेंज ही नहीं हो रही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके पास एक्सीलरेशन भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर तो विद एन एक्सीलरेशन के थ्रू मूव कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे लिए? इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो क्या लिख दें बच्चों यहाँ पर? चलिए देखते हैं। Object is moving with an acceleration which shows that there is an increase or decrease in speed, but here they talk about the uniform speed which says that there is no change in speed over the period of time. Therefore this is an impossible condition situation. तो हमने बी पार्ट भी कर लिया सॉल्व। अब किस पे जाएंगे हम? सी पार्ट की तरफ। तो चलिए करेंगे हमारा सी पार्ट। तो बच्चों सी पार्ट में क्या बोला है? सी पार्ट में बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर कर रहा है, बट उसका जो एक्सीलरेशन है वो परपेंडिकुलर है, ये है। तो क्या ये सिचुएशन हमारे लिए पॉसिबल है? तो हाँ जी बिल्कुल है। कब होगी? जब हम एक सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं, सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना सर्कुलर डायरेक्शन, तो वहाँ पर जो आपका फोर्स है वो कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। क्यों लगेगा? क्योंकि वो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। तो जब सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर की तरफ होगा तो आपका एक्सीलरेशन उसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो वो कंडीशन हो सकती है। तो क्या लिख दें यहाँ पर? जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है एक सर्कुलर डायरेक्शन में, एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में, तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर रहता है टू द डायरेक्शन फॉलोड बाय द प्रोजेक्ट और बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों? देखिए सर्कल है, सर्कल में जब यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये मान लो इसको मैं सर्कल में आसपास कुछ घुमा रही हूँ, तो जो फोर्स लगेगा वो इस सेंटर की तरफ लगेगा। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे FC लिख दिया, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब इसी फोर्स के अलोंग परपेंडिकुलर क्या लगेगा? हमारा एक्सीलरेशन लगेगा। इस तरीके से एक्सीलरेशन आता जाएगा। मतलब इस केस में जो एक्सीलरेशन है वो हमारा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो यही वो कंडीशन है जब हम ये कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, बट जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बच्चों अब हम आ गए हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट of radius 42250 kilometer calculates its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन है कि एक कोई सैटेलाइट है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, जिसका हमें रेडियस पता है, टाइम पता है एक रिवॉल्व करने में कि 24 आवर्स लगते हैं, उसको अर्थ के रिवॉल्व टाइम जितना लगता है वो हमको गिवन है। हमको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? स्टार्टिंग में गिवन सेक्शन लिखेंगे। ऑर्बिट इज गिवन दैट इज 42250 किलोमीटर। ऑल्सो टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ जो लगता है सैटेलाइट को वो दिया है 24 आवर्स। क्या निकालना था? स्पीड, तो हमने वो भी लिख लिया। स्पीड क्या होता है? हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमको पता है, हम बचपन से पढ़े चले आ रहे हैं।
तो अब क्या यहाँ पर क्या डिस्टेंस होगी, अगर हमको रेडियस पता है, ठीक, हम रेडियस जानते हैं, तो अगर हम उस सर्कुलर ऑर्बिट का अगर हम सरकमफ्रेंस निकाल लें तो हम क्या कह सकते हैं, हमने डिस्टेंस निकाली है। बिल्कुल एक डिस्टेंस जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वो वहीं इस तरीके से आपको सिर्फ रेडियस पता है, सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, सिर्फ रेडियस गिवन है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, विच क्यों क्या होता है सर्कल का 2πr होता है, तो निकाल लेते हैं। हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया तो मतलब हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, तो वो क्या होता है 2πr। आर की वैल्यू हमें गिवन है और पाई हम जानते हैं विच इज 3.14। जब आप सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लोगे 2 × 3.4 × 42250 तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कुछ ये विच इज 265571.42 किलोमीटर। तो आपका ये क्या आ जाएगा, जो सरकमफ्रेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा, तो किलोमीटर लिख दिया। तुम्हारी डिस्टेंस निकाल ली, टाइम हमको गिवन है 24 आवर्स। तो क्या अब हमारे लिए इसकी स्पीड निकालना कोई बड़ी बात है, नहीं है ना। क्या करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेते हैं। वही किया, डिस्टेंस रखा और टाइम हमको दिया है 24 आवर। तो जब हमने इसको देखा 265571.42 अपॉन 24 जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 11065.4 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हमारा आंसर हो गया कैलकुलेट, बिल्कुल जी हो गया। हमको क्या निकालना था, हमको स्पीड निकालनी थी। इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो स्पीड कितनी आ गई किलोमीटर पर आवर में 11065.4। ठीक है, बात हो गई क्लियर, ओके। तो अब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कर लिया है सॉल्व, जो हमको निकालना था, जो इसके क्वेश्चन की डिमांड थी वो हमने कर दी फुलफिल। तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया एकदम सॉल्व। तो बच्चों आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक, आई थिंक आपको हो गए होंगे एकदम क्लियर, और आपने भी किए होंगे मेरे साथ साथ सॉल्व। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com।